जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर की लगभग लगभग आहट सी होती हुई नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले पर दो महाशक्तियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। दो युद्ध क्षेत्र, दो जो बैटल ग्राउंड्स हैं वो इस टाइम पर बनकर बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, जिनमें एक मामला बेलारूस का है, यूक्रेन का है, यूक्रेन बेलारूस, और दूसरा मामला चाइनीज फ्रंट पे है। अगर आप यहाँ देखें तो दो जो मामले इस समय पर खड़े हुए हैं, और दुनिया जिसे कहते हैं बहुत ताकत, मतलब बहुत ही डरे हुए सहमे अंदाज में इस मामले को, इन दोनों मामलों को देख रही है कि कब सिचुएशन ऐसी पड़ जाए कि चाइना ताइवान पे हमला कर दे या रशिया और यूक्रेन के अंदर मामला खड़ा हो जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इस टाइम पर जो खबरें आ रही हैं या जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के जो पोस्चर्स हैं उनको देखा जा रहा है, तो क्या ये अंदाजा लगाना ठीक होगा कि हमारा जो क्या नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, जो अमेरिकन खेमा है, वो इस टाइम पर कमज़ोर पड़ रहा है? इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं उनके बेसिक कंसेप्ट्स आपको करवाने के लिए हमारा एक बेसिक एनसीईआरटी कोर्स चालू हुआ है। ज्योग्राफी की उसमें क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स प्लस मैपिंग। हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स और मैपिंग की जो क्लासेस हैं उसके लिए 500 रुपीज़ पर मंथ की हमने फीस रखी है। अगर आप फुल फीस देना चाहें तो उसके लिए हमारे पास 3 महीने के कोर्स की जगह 2 महीने की फीस देके आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप दिए गए लिंक पर मैसेज नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप करेंगे तो भी काम चल जाएगा, या फिर लिंक जो है उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, वी विल कॉल यू और क्लास को स्टार्ट कर कीजिए। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ तो इसलिए कोई टेंशन होगी नहीं। अब दोस्तों आ जाते हैं सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन ये है, इस टाइम पर दुनिया जो है वो युद्ध के मुहाने पर नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो एक तरफ चाइना जो है वो ताइवान के मामले में, एक तरफ चाइना ताइवान के मामले में एक अड़ियल रुख अपना के बैठा है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से दिख रहा है यूक्रेन के मामले में रशिया और यूरोप, रशिया और नाटो कंट्रीज जो हैं वो आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग पोस्चर्स दिखाई दे रहे हैं, और खासकर जर्मनी का पोस्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगने लग गया है कि क्या सच में जर्मनी रशिया के अगेंस्ट लड़ने की तैयारी में है, या वो किसी तरीके से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, और या फिर यूं कहें कि सिर्फ ऐसा दिखना चाहता है कि हाँ हम लड़ रहे हैं, या मामला कैसा है। असलियत में दोस्तों आप इसे समझिए, कभी भी जो लड़ाइयाँ होती हैं या जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर वगैरह होता है, तो वॉर हम जो नॉर्मली देख रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर माने या ना माने, असलियत में वॉर ऑफ रेसेस भी होता है। जो क्लैश ऑफ हैटिंगटन की जो बुक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, यहाँ पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रशिया का एक साम्राज्य है जो कि शुरू से कहीं ना कहीं यूरोप, खासकर ईस्टर्न यूरोप की तरफ अपना के लिए चैलेंज बना रहा, और हमेशा वो इस ईस्टर्न यूरोप को और इस इलाके को अपना बैकयार्ड समझता है, और इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं अपनी ही, जिसे कहते हैं एक को रेशियल बंदे, जो एक अपनी ही रेस के साथ के जो बंदे हैं उन्हें मानता है। वहीं अगर आप देखें तो पोलैंड अपने आप में पॉलिश आइडेंटिटी बन चुकी है, लेकिन वहीं अगर देखें तो जर्मन्स अपने आप में एक रेस की फॉर्म में इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। वहीं फ्रांस वालों ने अपने आप को एक रेस की फॉर्म में देखा, ब्रिटिश अपने आप को एक रेस की फॉर्म में देख रहे हैं, डेंस वगैरह जो अलग अलग है वो भी देखते हैं। लेकिन यहाँ मेनली 3 बड़े एम्पायर, पोलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 बड़े जो रेसेस हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, या यूं कहें कि जिनकी हिस्ट्री अप्रॉक्सीमेट 2000 ईयर्स है, और जो यूनाइटेडली एक दूसरे के साथ रहे, इनमें अगर आप देखें तो राइवलरी शुरू से बनी रही है। इसमें अगर 3 देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक तरफ तो रशियन रेस मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं पोलैंड तक आने की कोशिश करती है और अपने आप को ईस्ट में बढ़ाने की कोशिश करती है। वहीं एक फ्रेंच रेस शुरू से रही है,
फ्रांसीसी जो प्रजाति है, फ्रेंच रेस शुरू से रही है जो अपने आप को वेस्ट में और नॉर्थ में बढ़ाने की कोशिश करती रही है। उसी की एक ब्रांच स्पेन में भी मौजूद थी, बर्बन डायनेस्टी की। वहीं यूनाइटेड किंगडम इसके अंदर इस पूरे यूरोप में अलग अलग तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए रखने की कोशिश करता रहा। ऐसे में 1871 में अगर आप देखें तो इटली का रोम तो हालांकि शुरू से पुराना रहा है, लेकिन 1871 में जैसे ही जर्मनी का राइज हुआ, असलियत में जर्मनी इन रेसेस के जो कंपटीशन थे उनके बीच में आकर बैठ गया और वो चाहेगा इसका इन्फ्लुएंस इधर 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 हर जगह बढ़े। लेकिन इस जर्मनी के राइज के साथ ही जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से चला आ रहा एक बैलेंस ऑफ रेसेस था या बैलेंस ऑफ पावर था, वो डिस्टर्ब हुआ और जर्मनी यहां ज्यादा पावरफुल बनकर उभरा कंपैरेटिवली आसपास की बाकी रेसेस से। तभी आप देखोगे जैसे ही जर्मनी का राइज हुआ, फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस यूरोप के अंदर था खत्म हो गया। जैसे ही जर्मनी का राइज हुआ, रशिया का जो इन्फ्लुएंस था वो पोलैंड से भी पीछे की तरफ खिसक गया। जैसे ही जर्मनी का राइज हुआ, ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था वो खत्म हो गया और जर्मनी के राइज ने असलियत में यहां पर ब्रिटेन के यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस को लगभग मतलब कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का सेंटर जो था वो जर्मनी था। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इधर जर्मनी है, इधर से ब्रिटेन, इधर से फ्रांस, इधर से रशिया, तीनों मिलकर इस पे हमला कर रहे हैं। तो रशिया, जर्मनी अपने आप में एक आइडेंटिटी रहा है और अप्रोक्सीमेट 150 ईयर्स से तो ये एक एम्पायर इस तरीके से बन के खड़ा हुआ है जिसने पिछले 150 ईयर्स में एक तो बिस्मार्क और दूसरे हिटलर जैसे ऐसे रूलर्स देख लिए जिन्होंने दुनिया को, बिस्मार्क तो एक जगलर था जो 5 बॉल से खेल रहा है, 3 हवा में 2 हाथ में, कौन सी कहां जाएगी वो सिर्फ उसी को पता होगा। वहीं अगर आप हिटलर को देखेंगे तो हिटलर ने तो पूरे यूरोप के अंदर रशिया तक को धो दिया था, सारे के सारे सिस्टम्स को बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। वो एक अलग मैटर है कि यहां पर दोनों जगह पर जर्मनी की हार हुई क्योंकि 3 सिविलाइजेशंस इसके ऊपर एक साथ आकर डोमिनेट कर रही हैं। ऐसी सिविलाइजेशन जिसने दो बार, जिसने दुनिया पर 200 साल से राज करने वाले एक एम्पायर ब्रिटेन को धज्जियां उड़ा दी हो, जिसने 2 बार रशिया को मसल के रख दिया हो, जिसके सामने बड़ी से बड़ी पावर्स ने घुटने टेके हों, और फ्रांस जैसे को तो, पेरिस को तो जब मर्जी जीत लेते थे लोग, फ्रांस के तो पूरी की पूरी सरकार ही छोड़ के भाग जाती थी। इस लेवल की एक पावर, क्या जिसका इतिहास इतना जबरदस्त रहा हो। टेक्नोलॉजी के नाम पर अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे पहला जो स्पेस, मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजा वो जर्मनी ने भेजा था। इस लेवल की एक सिचुएशन रही हो, इस लेवल की एक पावर रही हो, क्या उस पावर के सामने, या क्या वो पावर किसी दूसरी सुपर पावर के सामने पिछलग्गू बन के चल सकती है? बहुत ज्यादा सी आंसर मिलेगा नहीं। इसका अपना एक इतिहास है, अपना एक रुतबा रहा है, ये जल्दी से किसी के पीछे नहीं बैठ सकता है। और ये उसके साथ साथ जिस समय पर यहां पर यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश हुआ, यूरोपियन यूनियन जब एस्टेब्लिश हुआ तो इस यूरोपियन यूनियन में असलियत में अगर आप देखें तो यहां पर ये जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन 3 थे। अब जब ब्रिटेन यहां से बाहर निकल गया तो सिर्फ 2 बचे हैं। अब ऐसे में माने या ना माने, इस इतने बड़े रीजन जो यूरोपियन यूनियन है, इस यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक अलग से इन्फ्लुएंस की लड़ाई भी तो है दोस्तों, कि यहां पर इन्फ्लुएंस किसका बना रहेगा। अगर फ्रांस को देखेंगे तो इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, उसकी जो निकटता है वो यूएसए से ज्यादा है, और फ्रांस और जर्मनी की एक साइलेंट सी सही दुश्मनी पुरानी है। भले ही वो दुश्मनी आज के दिन आपको बंदूकों में नजर नहीं आएगी, हथियारों में नजर नहीं आएगी, लेकिन वो दुश्मनी आपको एक अजीब से व्यवहार में नजर आएगी जिसमें ना तो फ्रांस जर्मनी के पीछे बैठना चाहेगा और ना जर्मनी फ्रांस के पीछे बैठना चाहेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए यहां पर, तो आपको नजर आएगा कि जर्मनी क्योंकि पिछलग्गू बन के नहीं रहा, लेकिन सिचुएशंस इस तरीके की थी कि नाटो वाला ब्लॉक पावरफुल था, और जिस टाइम जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ उस टाइम पर दूसरी कोई पावर थी ही नहीं, और दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ती रही जिसमें अमेरिका का दबदबा था, अमेरिका का वर्चस्व था। लेकिन इससे आगे अगर आप देखें तो क्या जर्मनी हमेशा अमेरिका और
फ्रांस का या ब्रिटेन का पिछलग्गू बना रहा नहीं। 1991 के अंदर जब जर्मनी की दीवार टूटी और दोनों जर्मनी एक हो गई ना दोस्तों, तो जर्मनी इकलौता जो सबसे पहला ऐसा यूरोप का देश था जिसने रशिया के साथ दोबारा से रिलेशंस बनाए, दोबारा से संबंध स्थापित किए। और आज के दिन माहौल ये है, साथ में यहां पर पुतिन का राइज हो गया। साथ में यहां जैसे ही पुतिन का राइज हुआ तो असलियत में जर्मनी ने पुतिन के साथ, या यूं कहें कि रशिया के साथ एक ऐसे रिलेशंस बनाए जिसमें इकोनॉमिक कपलिंग हो गई। इकोनॉमिक कपलिंग का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक कपलिंग का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ गई। और उन अर्थव्यवस्थाओं के जुड़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो था ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो था दोस्तों, वो असलियत में ये था कि रशिया को अगर आप उठाकर देखेंगे तो रशिया की खास बात ये है कि इसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें ऑयल और गैस, और खासकर गैस यहां पर सबसे ज्यादा मौजूद है। पहले ये जो गैस थी ना दोस्तों, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आती थी, ट्रक जहाजों में भर के आती थी। रशिया ने इस इलाके से यहाँ बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी तक लगभग 1250 किलोमीटर की एक नॉर्ड स्ट्रीम नाम की एक पाइपलाइन बिछा दी। अब पहले एक पाइपलाइन बिछाई थी जिसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी को इससे फायदा हुआ। अच्छा, नॉर्ड स्ट्रीम 9 नाम की जो पाइपलाइन है वो इस तरीके से बिछाई गई जिससे जर्मनी को फायदा हुआ। अब यहां जर्मनी इसी नॉर्ड स्ट्रीम की दूसरी ब्रांच निकालना चाहता है, नॉर्ड स्ट्रीम 2। इससे फायदा जर्मनी को ये है कि जर्मनी को एक तो गैस जो है वो सस्ती मिल रही है, पेट्रोल के ऊपर या ऑयल के ऊपर वो डिपेंडेंट कम हो रहा है, और इसी कंफर्ट के चलते जर्मनी की लगभग 25% इकोनॉमी जो है, या 25% जो फ्यूल डिमांड है वो गैस पर शिफ्ट हो गई। और 25% में से भी जो अप्रॉक्सीमेट 50% है वो रशिया से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 12.5% रिसोर्सेज जो हैं जर्मनी के, जो एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी सप्लाई है, वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन जाता है तो वो हो सकता है 12.5 की जगह 25% हो जाए। अब ऐसे में दोस्तों एक बात बताओ, इतनी तगड़ी सप्लाई और वो भी सस्ते में अगर डेवलप हो जाए तो जर्मनी तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ऐसे में अगर जर्मनी यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो सबसे ज्यादा डायलेमा इसे अगर होगा जर्मनी को, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज का होगा कि वो नाटो कंट्रीज के साथ जाए जिनके साथ वो शामिल है, या फिर रशिया के साथ जाए जिसके ऊपर उसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। या तो वो यूक्रेन के मामले में सीधा सीधा बोले, या फिर कोशिश करे कि यूक्रेन के मामले में सही बोले कि अमेरिका की गलती कहां है और रशिया की गलती कहां है। यहां अभी जर्मनी के वो जो नौसेना अध्यक्ष थे या एक बड़े एडमिरल वगैरह थे, उन्होंने कहा भी था कि यार असलियत में तुम जो जिस सिचुएशन को देख रहे हो वहां पर मामला ये है कि पुतिन को एक रिस्पेक्ट यानी सम्मान चाहिए, तुम उसे दे दो। तुम उसे सम्मान नहीं दे रहे हो, तुमसे पंगे ले रहा है। यानी एक तरीके से जर्मनी के अंदर जो एक प्रो रशिया सेंटीमेंट इवन एक सिस्टम के अंदर भी बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही लेकिन खुल के सामने आ गया। और जब ऐसा कोई सिस्टम खुल के सामने आता है ना दोस्तों, तो वहां से कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हाँ, कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ है। हालांकि बहुत तेज रिएक्शन आया, और उस तेज रिएक्शन का सीधा सीधा असर ये था दोस्तों कि उस एडमिरल या उस आर्मी चीफ को अपनी जो पोजीशन थी, पोस्ट थी, उससे हटना पड़ा। इन फैक्ट्स को हमारी यूट्यूब के बहुत सारे स्ट्रीम्स के अंदर फैला हुआ है। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। आप मुझे खुद सोचकर बताइए, क्या जर्मनी ऐसी सिचुएशन में जिसके दिमाग में एक बात है कि मैं अपने लोगों का भला करूं, अपनी इकोनॉमी बचाऊं, खुद का दोबारा से एक रूल, एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करूं, या फिर बेफालतू में रशिया से पंगा लेकर यूक्रेन के मामले में एक फ्री की पंगेबाजी ले लूं? ये तो सोचना पड़ेगा। और जैसे ही ये सोचेगा, यहां पर डबल माइंडेड होगा, और जैसे ही यहां पर डबल माइंडेड होगा,
अमेरिका के खेमे में यहां पर फूट पड़ती हुई नजर आएगी। फूट पड़ती हुई नजर आएगी, और ये जो फूट है ये किसी भी देश के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए अच्छी नहीं है, और खासकर रशिया या पुतिन तो इस मामले में एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जहां जर्मनी जो है वो एक स्टेप पीछे खींच रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहां पर ब्रिटेन को जो सप्लाई यूक्रेन भेजनी थी वो हो सकता है जर्मनी से भेज देता, लेकिन जर्मनी से भेजने की जगह डेनमार्क से भेजी। क्यों भाई? क्योंकि जर्मनी इस प्रोसेस को डिले कर रहा था। यूक्रेन जाने वाले किसी भी सामान को, अभी यूक्रेन को हथियार भेजने थे, लिथुआनिया ने तो सीधे भेज दिए, समझे? अमेरिका ने कहा और लिथुआनिया ने भेज दिए यूक्रेन। लेकिन जैसे ही जर्मनी से कहा गया, जर्मनी कहता नहीं 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 नहीं, हम दो लड़ते हुए देशों में से किसी को भी हथियार नहीं देंगे। अरे यार, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, या बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हुए हैं, या ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर जर्मनी ने खुल के हथियार बेचे हैं, अपना बिजनेस देखा है। लेकिन यहां पर असलियत में रशिया और जर्मनी के बीच में जो इकोनॉमिक टाई अप हो चुका है एनर्जी सेक्टर को लेके, उसकी वजह से जर्मनी रिलक्टेंट है। और अगर जर्मनी पीछे हटता है तो ये समझ लीजिए पुतिन अमेरिका के खेमे में सेंध लगाने में कामयाब हो गए हैं। और इसका अल्टरनेट अमेरिका कैसे ढूंढेगा वो वक्त बताएगा, और जैसे भी होगा वो तो फिर वक्त ही बता पाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।